बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबियुल उम्मी व अला आलिहि सहबी बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लका व बिक़द्रि इज़्मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन वहीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है काइंड्स ऑफ लॉ से मुतल्लक। एडमन लॉ का ये टॉपिक है और काइंड्स ऑफ लॉ से हमने मुतल्लक बात करनी है। और उसके बाद जनाब हमें ये पता चलना चाहिए कि लॉ की क्या टाइप्स हैं, कैसे हम इसके ऊपर अमल दरामद करते हैं, क्या इसकी सारी सूरत हाल है, कौन सा लॉ सिविल लॉ है, कौन सा लॉ क्रिमिनल लॉ है, कौन से लॉ की क्या इम्प्लीमेंटेशन है। जीआर का फ़र्ज़ है और बाकी लोगों का फ़र्ज़ है। हमसे ने आज कहीं जाना, बीमार है वो, तो बाकी सब लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। ठीक 15 मिनट बाद मैं मीटिंग लॉक कर दूंगा, फिर कोई बंदा एंटर नहीं हो सकता। तो तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि जनाब वो बाकी लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आज की क्लास लें। जो बंदा क्लास में नहीं आएगा उसकी हाज़िरी नहीं लगेगी। काइंड्स ऑफ लॉ, काइंड्स ऑफ लॉ में सबसे पहले है हमने देखना है कि कौन कौन सी लॉ की टाइप्स हैं, कौन कौन सी काइंड्स हैं। कॉमन लॉ है, फिर उसके बाद इक्विटी लॉ है, फिर स्टैट्यूट लॉ है, फिर सब्सटेंसिव लॉ है, फिर प्रोसीजरल लॉ है, फिर प्राइवेट लॉ है, फिर पब्लिक लॉ है, फिर क्रिमिनल लॉ है, फिर सिविल लॉ है। ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज के जनाब, इसकी क्या सूरत हाल है और उसके लिए क्या कैसे अमल दरामद इसके ऊपर किया जाता है। एडमन लॉ 506 का टॉपिक है काइंड्स ऑफ लॉ। बात को आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज कॉमन लॉ? कॉमन लॉ क्या चीज़ है? कॉमन लॉ के नाम से जाहिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन या दीगर चीज़ों की बजाय कि इसमें जनाब सारा मामला कुछ इस तरह से होगा कि जब हम लॉ की टाइप्स को डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ बेसिक आपने ज़हन में रखनी है कि सबसे ऊपर चीज़ जो होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही कानून होगा और वही बातें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आप लॉ में लिख सकते हैं। इसके अलावा लॉ में कोई चीज़ शामिल नहीं हो सकती। अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो वो लॉ में भी शामिल नहीं है, और अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में है तो वो लॉ में शामिल होगी और लॉ में हम उसको ऐड करेंगे। उसी की रोशनी में, उसी की गाइडेंस में लॉ जो है वो सारे का सारा फ्रेम किया जाएगा। इसके अलावा कोई बंदा जो है वो नहीं बना सकता कानून। पार्लियामेंट के बाद इख्तियार हासिल है जनाब इसको सुप्रीम कोर्ट को कि वो लॉ फ्रेम करे। जुडिशरी को इख्तियार हासिल है कि वो अपनी तरफ से लॉ फ्रेम कर सकती है। एक मिनट के लिए होल्ड करें। हेलो जी, वालेकुम सलाम। यार मैं इस वक्त क्लास पढ़ा रहा हूँ, बाद में बात कर रहा हूँ। तो बात करते हैं जनाब कि हम इसमें इस चीज़ की तरफ कि अल्टीमेटली जब कॉमन लॉ होगा उसकी के ऊपर जो बेस है या जो उसकी बुनियाद है किसी भी कानून की वो कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है वो आइन में नहीं है, वो लॉ में भी नहीं हो सकती। वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो चीज़ है उसी के ऊपर बेस होगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। द टर्म कॉमन लॉ इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड लॉ commonly, which mean the body of law derived from judicial decision rather than from statutes or constitution। वो कानून जो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों के फैसलों के नतीजे में तरतीब पाता है या उसकी बुनियाद हमारे जो है वो जुडिशियल डिसीजंस होंगे, वो सारे के सारे ये मामले इस के कैटेगरी में देखे जाते हैं। एक चीज़ जैसा कि कल की परसों की सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये बताया कि जी कोई भी मुलाजम जो 3 साल एड हॉक रहा हो, आप उसको
परमानेंट कर सकते हैं। ये एक नया लॉ जो है वो फ्रेम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो इस चीज को के लिए कानून बना सकती है। कोई भी ऐसी चीज जो है वो कानून के तौर पे यहाँ डिस्कस की जा सकती है, कोई भी चीज यहाँ ऐड हम कर सकते हैं। ये चीज जो है स्टैचूज में तय नहीं होगी, ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगी। लेकिन पहले जो मैंने आपके सामने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी इसी चीज के ऊपर बेस करेंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर नहीं जाना उन्होंने, या उनके कोई भी फैसला कॉन्स्टिट्यूशन से टकराएगा नहीं, मुतसादम नहीं होगा, कन्फ्लिक्शन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के साथ उनकी किसी फैसले का टकराव है, कोई मामला है, कोई ऐसी चीज है, तो वो फिर इस तरह का हम उसके ऊपर अमल दरामद नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ये चीज, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो लोग वहाँ बैठे हैं, तो वो जनाब इस चीज को भी यकीनी बनाएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई बात शामिल यहाँ ना की जाए। एक बात। दूसरी बात ये है, कल एक जस्टिस साहब ने परसों रूलिंग दी है जी कि जनाब देखें जी, नैब का चेयरमैन फलां कर रही है, कर रहा है, फलां कर रही है, कर रहा है, फलां कर रहा है। काजी फायद ईसा ने, काजी फायद ईसा साहब को ये भी सोचना चाहिए कि तू तो अपनी बीवी की मनी ट्रेल नहीं दे सका, तो तू इस तरह के अहमकाना फैसले कैसे दे सकता है। अब मुझे कोई सुप्रीम कोर्ट आके फैसला दे दे कि जनाब फलां स्टूडेंट को क्लास में बैठने दें, और स्टूडेंट हो उसको क्लास से यूनिवर्सिटी ने निकाला हो या मैंने निकाला हो, तो मेरे भी इख्तियार में सुप्रीम कोर्ट कैसे मुदाखलत कर सकता है? वो नहीं कर सकता। अदालत ने वही मुदाखलत करनी है जहां पर बेसिक लॉ के साथ उनके फैसले मुतसादम ना हो। अगर उनका कोई फैसला बेसिक लॉ के साथ मुतसादम है तो वो फैसला किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो फैसला किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होगा और ना ही उसको किया जाएगा, ना ही उसकी अदालत जो है वो इजाजत दी जाएगी, ना ही उसके अंदर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया कि जनाब चोरों के खिलाफ कार्रवाई रोक दें, तो फिर पूरी दुनिया में किट लगी और पूरी दुनिया में वो वर्जीनिया न्यूज ने ये कहा कि पाकिस्तानी कोर्ट्स आर फलां फलां फलां, और जनाब पाकिस्तानी कोर्ट की उन्होंने जो रियलिटी थी वो बयान करते हुए तौहीन भी की और हमारे मुल्क की भी उसमें बेइज्जती हुई। तो कोर्ट को फैसला देने से पहले ये चीज जरूर देखनी होगी कि क्या उसके फैसले का ताल्लुक जो है कहीं वो बेसिक लॉ जो है उसके साथ तो नहीं मुतसादम। आज जनाब वो कोई किसी जगह ऐसी चीज के साथ अब कोई एक बंदा उठता है और जाकर स्टे लेता है, नहीं जी ये बादशाह डैम तो हम बढ़ने नहीं देंगे, तो जनाब इसके ऊपर रोका जाए, इसको रोका जाए, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे दे। बेसिक राइट जो मुल्क के हैं, ये बेसिक काम जो हैं, उनके अंदर जो है किसी भी सूरत में मुदाखलत की जुडिशरी को इजाजत नहीं है। अमेरिका, न्यूजीलैंड, यूके और इसी तरह चंद और मुल्कों ने ये बात नोट की और ये बात तय कर दी हुई है कि इनके कामों में जहां पर ये सारा मामला है वहां पर कोई भी सूरत जो है वहां मुदाखलत नहीं हो सकती, वहां कोई बंदा इनके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी उनकी नहीं मुदाखलत कर सकती, उनका कोई मुल्क का कोई बंदा मुदाखलत नहीं कर सकता यहाँ पर। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एग्जैक्टली स्टेट का एक बेसिक लॉ है। अच्छा जी, इट इज सेड दैट रीजन इज द लाइफ ऑफ लॉ एंड कॉमन लॉ इटसेल्फ इज नथिंग एल्स बट ए रीजन। जो अदालतों ने फैसला किया वो किसी बुनियाद पे किया है, वो उसको गवर्नमेंट भी डिनाई नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट उससे फैसला ऐसे फील करती है कि जनाब किसी लॉ को कोई नुकसान पहुंच रहा है या ये किसी से मुतसादम है, तो वो फिर जो क्या करती है, गवर्नमेंट उसके लिए रिव्यू की दरख्वास्त दे सकती है। जैसा कि इसमें गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिव्यू की दरख्वास्त दे सकती है। स्टैचू ए लॉ पास बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी, कोई भी कानून जिसको लेजिस्लेटिव बॉडी बना देती है, जैसा कि कमिश्नर एक लेजिस्लेटिव आबादी बॉडी है, वो जनाब क्या करता है कि जितने भी डिवीजन के चारों या पांचों या छः जितने भी वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट, उन सब मामला को वो कह देता है कि जनाब जब बरसात का मौसम हो तो प्लाजों की खुदाई वगैरह रोकी जाए, प्लाजों की खुदाई आप नहीं कर सकते क्योंकि नहर के पानी की वजह से वो सारे का सारा काम जो है वो खराब होने का खदशा। आगे आता है कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल एंड ऑर्गेनिक लॉ ऑफ ए नेशन
or a state that establishes the institutions and appears apparatus of the government, defines the scope of governmental sovereign powers and guarantees individual civil rights and liberties. कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बुनियाद है हमारे आइन की, और आइन को हम जो है वो किसी भी सूरत किसी और इदारे से मुदाखलत करने की इजाज़त नहीं दे सकते, और उसकी मुदाखलत की इजाज़त नहीं होती। इसके बाद ब्लैक स्टोन सेज कॉमन लॉ इज़ द म्यूनिसिपल लॉ ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद उन्होंने कहा जी ये ब्लैक स्टोन की भी डेफिनेशन है, और उसके बाद जनाब आगे भी सारी डेफिनेशन है। नंबर 2 इक्विटी। इक्विटी के बारे में मैं आपको एक लफ्ज़ बता रहा हूँ। दो चीज़ें, जब मैं इक्विटी कहूँगा तो आपने दो चीज़ें ज़हन में रखनी है। एक बंदे को आपने थप्पड़ मारा है और उसने जवाब में आपको थप्पड़ मारा है, अब आप कोर्ट में चले गए कि जनाब देखिए मुझे तो थप्पड़ मारा गया है, तो आपने चूंकि पहल की है तो कम विद क्लीन हैंड्स। इक्विटी के लिए आपको क्लीन हैंड के साथ आना होगा। इक्विटी का मतलब है बराबरी, इक्विटी का मतलब है गुड इक्वालिटी, इक्विटी का मतलब है रिस्ट्रक्चर, इक्विटी का मतलब है जनाब कमिंग विद क्लीन हैंड्स, और बगैर नुकसान के आप इसके अंदर आएंगे। इक्विटी लॉ बेस है हमारे सिस्टम की। इक्विटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ लॉ बट ए मॉरल virtue which qualifies moderate and reform the rigor, hardness and edge of the common law। तो इसमें आगे ये टर्म सारी की सारी बात बयान की गई है। मॉरल का क्या मतलब है, विर्चू का क्या मतलब है, स्टिफनेस का क्या मतलब है, क्वालिफाई का क्या मतलब है, और उसके बाद जनाब दीगर चीज़ों के सारे क्या मतलब हैं, ये सारी बातें यहाँ पर डिस्कस हो चुकी हैं। Thus, it may be stated that equity is a part of, not a part of law। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट ऑफ लॉ नहीं है, बट एन एथिकल गुड क्वालिटी विच सक्सीड्स मॉडरेट एंड स्ट्रक्चर द रिगर द स्टिफनेस एंड द स्टिचिंग ऑफ लॉ। कानून की जो बुनियादी बातें हैं, ये जो कानून की स्टिफनेस है, ये जो कानून की सख्ती है, उससे डील करने के लिए ये जो इक्विटी है ये बेस करती है। इक्विटी की बुनियाद के ऊपर ये सारा सिस्टम खड़ा होता है। अगर इक्विटी नहीं है किसी जगह तो ज़ाहिर लॉ भी कैसे स्टैंड करेगा। इसके लिए का जो स्टिफनेस है या कोई इसकी बड़ी हार्शनेस है लॉ की, उसकी बजाय ये इसकी अपोजिट साइड आप समझ लें। इक्विटी डज नॉट डिस्ट्रॉय द लॉ नॉर क्रिएटेड एज द इजीएस्ट। कुछ नेट में भी प्रॉब्लम है तो शायद आवाज़ आपके साथ थोड़ी बेहतर ना आ सके, लेकिन मैं फिर भी कंटिन्यू करता हूँ। Equity does not destroy the law or create it, but assist it. Equity is distinguished from the common law not because, अब इसमें जो हमारे सामने इक्विटी की बुनियाद है या इक्विटी की जो बेस है वो ये नहीं है कि भाई हम इस चीज़ को मद्देनजर रखें कि जो बेसिक लॉ है वही सारे का सारा ख़त्म हो जाए। वो सारे का सारा ख़त्म नहीं होगा। लॉ में मुदाखलत नहीं करती इक्विटी, बल्कि लॉ में आपकी बेहतरी के लिए काम करती है। एंडर वेल ने कुछ इसकी डेफिनेशन बताई। इक्विटी वाज ओरिजिनली द रिजल्ट ऑफ कॉमन सेंस अगेंस्ट द पेंडेटरी ऑफ द ट्रेमल ऑफ फेडरल सिस्टम। पहले दौर में जो ये नवाब सिस्टम होता था, वडेरा सिस्टम होता था, उसके खिलाफ ये एक रेजिस्टेंस का नाम, उसके खिलाफ ये एक रेजिस्टेंस का नाम है। और ये बुनियादी कानूनी जो प्रिंसिपल है उनको उनको रीडिफाइन करती है, रिफाइन करती है, उनके अंदर बेहतरी करती है, उनके अंदर सूरत हाल बेहतर हो। अच्छा जी, ये जब लेक्चर खत्म होगा इसके बाद 2 मिनट के बाद मैंने आपसे कॉल करनी है, पेपर के बारे में आपकी राय लेनी है कि किस तरह का पेपर आना चाहिए। जिस तरह का फिर क्लास करेगी उस तरह का हम पेपर बनाएंगे। According to Henry Maine, it is fresh body of rules by the side of original law। कानून की जो असल बॉडी है उससे के साथ ही ये एक रिफाइंड शक्ल है कानून की इक्विटी। अब इसमें जो मामला इक्विटेबल है, क्या सूरत हाल है इसमें। अब देखिए एक बंदे ने जुर्म किया है सिविल लॉ में, उसने किसी की बाइक में प्रॉब्लम किया, या आपने ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े दिए थे उसने उसमें खराबी की है, या आपने उसके अंदर अमानत रखवाई थी उसने उसमें प्रॉब्लम की है। तो अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है, अब यहाँ पर आपने केस कर दिया, उसे सजा हो जानी है। बेसिक लॉ तो यही कहता है कि उसे पनिशमेंट होगी। इक्विटी ये कहती है कि दरमियान में
सालसी का रास्ता, मीडिएशन का रास्ता, आर्बिट्रेशन का रास्ता, सेटलमेंट का रास्ता, कोर्ट की जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए इक्विटेबल प्रिंसिपल की बुनियाद पे कोई रास्ता इख्तियार करें, कोई पार्डन यानी माफी का रास्ता, कोई इस तरह की सूरत क्रिएट कर लें कि अगर वो नुकसान की तलाफी करने को तैयार है तो उसकी जो सजा है उसको उस तरह सजा कोर्ट ना दे, बल्कि सेटलमेंट का रास्ता रखे, सेटलमेंट का रास्ता कोर्ट उसके अंदर रखे। तो ये इक्विटी प्रिंसिपल जो है इसके ऊपर बेस करते हैं। नंबर थर्ड, तीसरी बात जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं वो है स्टैचू लॉ। स्टैचू लॉ जो है ये पार्लियामेंट पास करती है यूके में। हमारे यहाँ पर ज़ाहिर है 3 चीज़ें पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, नीचे लिखा। नंबर 1 नेशनल असेंबली, नंबर 2 सेनेट, नंबर 3 प्रेसिडेंट। ये तीनों लोग जो हैं मिलकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। ये तीनों लोग, 1 मिनट के लिए आप लोग होल्ड करेंगे। हाँ, तो बात हम कर रहे थे स्टैचू लॉ की, कि स्टैचू लॉ जो होता है ये कानून की जो हमारी पार्लियामेंट पास करती है उसे स्टैचू लॉ कहा जाता है। और इसकी बुनियाद कल चंद दिन पहले ये जो इसी लास्ट वीक जो गुजरा है उसमें जनाब, या इस वीक के शुरू में इन्होंने प्रोटेक्ट लॉ जो है वो फोर्स ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाली, उसके लिए कुछ चेंज करनी थी और वो कलभूषण को भी अपील का राइट देना था। उस पर पोजिशन ने सारी ने साथ दिया गवर्नमेंट का, पूरे के पूरे लोग साथ गवर्नमेंट के गए, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा था कि अगर आप कुलभूषण को अपील का हक नहीं देते तो उसके बाद सुप्रीम उसको जनाब वो आईसीजे जो है उसकी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जिसमें वो मुकदमा लेकर गया इंडिया नवाज शरीफ साहब के कहने पे, और उन्होंने नवाज शरीफ साहब का बयान भी वहाँ पर ये सारे का सारा पेश किया कि ये धमाके पाकिस्तान ने करवाए थे। ये वाहद गवाही है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ इस्तेमाल हुई है। तो इस तरह के जो ये बड़े लोग होते हैं इनको बैठ के बड़ी सीटों पे इस तरह के छोटे बयान नहीं देने चाहिए जो मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाए। और फिर भी मियाँ साहब पूछते हैं कि मैंने क्या किया, तो वो बयान जो है वो इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक लॉ के स्टूडेंट होने के नाते आपके मुंह से कोई लफ्ज निकले और वही बयान जो है वो आपके खिलाफ अगर वो गवाही बन जाए तो इससे बड़ी मुल्क की बेइज्जती क्या हो सकती है। तो वजीर आजम पाकिस्तान के तौर पर वो नवाज शरीफ ने कहा था कि जनाब धमाके पाकिस्तान ने करवाए हैं। तो इस यही बयान जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने कहा जी इनका वजीर आजम ने खुद एक्सेप्ट किया। तो कुलभूषण की वो सजा फिर आईसीजे ने पता नहीं क्या करना था, लेकिन उन्होंने उसे अपील का हक दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले वो हाई कोर्ट में आके अपनी अपील दायर करेगा, और ये पहले गुंजाइश नहीं थी। इसी तरह फटैक लॉ में तो पूरी पार्लियामेंट के लोगों ने, अपोजिशन ने भी साथ दिया। सब लोगों को समझ आया, इख्तलाफ होंगे सब में, लेकिन ये कि सबको समझ थी कि यार अगर ये हो गया तो फिर ये होगा नतीजा इसका। तो कानून में तब्दीली की गई। तो पहले कौमी ऑर्डिनेंस लाया गया, ऑर्डिनेंस को कौमी असेंबली में लेकर आए, कौमी असेंबली को सेनेट में पास किया, और अगर सेनेट के पास करने के बाद प्रेसिडेंट को भेजा। प्रेसिडेंट को साइन करने की अब जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो प्रेसिडेंट का ही जारी किया हुआ था। तो वो जनाब लॉ ऑफ अटैक की चेंजेस जो थी वो ये सारी की सारी इम्प्लीमेंट हो गई। बाद में अपोजिशन में बिलावल भुट्टो साहब और ये मियां शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद फरकान अब्बासी साहब ये सारे शोर मचा रहे थे कि देखिए जी गवर्नमेंट ने ये गलत किया फला किया। लेकिन उस वक्त ये चूंकि मुल्क की नज़ाकत को समझते थे सारे लोग, बेवकूफ़ नहीं है, अंदर से सबके राब्ते हैं, तो सारे इस बात को समझते थे कि मुल्क में कॉमन लॉ स्टैचू लॉ जो है वो पास करना चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम आ जाएगी आपके मुल्क के लिए। तो फिर गवर्नमेंट की इस बात पे, इस रिक्वेस्ट पे गवर्नमेंट को भी चाहिए अपोजिशन को साथ में लाकर रखे। मियाँ इमरान खान में ये बिल्कुल सलाहियत नहीं है कि जनाब वो साथ में लाता ही नहीं और अपनी मर्जी ठूसी जाता है। इस तरह नहीं होता। अपोजिशन चोर भी हो तो आप सबको साथ मिलाएं, बिलावल भुट्टो साहब को साथ मिलाएं, जरदारी साहब को साथ मिलाएं। उसके बाद बेशक उनकी राय आप ना माने, लेकिन उनको ऑन बोर्ड लें।
उन सबको साथ मिलाकर चलिए, क्योंकि वो तो एक हकीकत तो है ना जी, ये पार्टियां हमारे मुल्क के लिए, मियां शहबाज शरीफ साहब इतना काम कर चुके हैं वो, और उसके बाद खान अब्बासी साहब को साथ लें आप, और उसके बाद MKM को साथ लें, मौलाना साहब को साथ लें। मौलाना साहब तो खैर पागल हो गए हुए हैं, लेकिन उनकी पार्टी जो है वो साथ लें आप, उनको सारे जमात इस्लामी को ऑन बोर्ड लें, सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लेकर आप कानून साजी करें। कानून साजी कौमी असम्बली का काम है, कौमी असेंबली से पास होकर सेनेट में आना है, सेनेट के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाना है, प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करने हैं, उसके ऊपर दस्तखत करने हैं। ऐसे ही ये बात काम सारी का सारा नहीं हो जाएगा। इन चीजों की तरफ भाई देखने की जरूरत है। अगर इमरान खान हर वक्त अपोजिशन को गालियां निकालता रहेगा तो काम कैसे चलेगा, कौमी असेंबली में मसला कैसे हल होगा। और माना कि सारे चोर हैं, लेकिन तेरे सारे कौन से को हाजी हैं, तेरे भी तो सारे चोर ही हैं, तेरे साथी भी हैं, ये परवेज लाई वगैरह सारे चोर हैं। लेकिन ये कि अब नैब के उनके खिलाफ केसेस खुल रहे हैं। जो कुछ भी है गवर्नमेंट को चाहिए अपोजिशन को साथ मिलाए, और अपोजिशन को साथ मिला के वो चले। हर बात हम कर रहे थे कि कौमी असेंबली, सेनेट और प्रेसिडेंट जो है ये सारे के सारे पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, और यही लॉ बनाते हैं, और यही कानून साजी सारी की सारी अमल में लाई जाती है। अब तक मैंने आपके साथ 3 बातें की हैं। पहले नंबर पे मैंने आपको बताया, कि जनाब कौन सा कानून, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कॉमन लॉ क्या होता है। कॉमन लॉ अदालतों के फैसले क्लियर कर लीजिए, ये छोटे छोटे MCQ होंगे। कॉमन लॉ इज द लॉ ऑफ, नीचे 4-5 दिए होंगे कि जनाब सुप्रीम डिसीजन ऑफ कोर्ट्स, या कॉमन लॉ इज पास बाय पार्लियामेंट, या कॉमन लॉज आर स्टैट्यूट्स। तो आप इसमें टिक करेंगे कि जनाब कॉमन लॉज आर द डिसीजन ऑफ द कोर्ट। ये कोई फॉर्मल कानून साजी नहीं हुई, लेजिस्लेटिव बॉडी ने नहीं बनाया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो अदालतों के फैसले हैं। क्या ये पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होने चाहिए? जी हाँ, ये इम्प्लीमेंटेड हैं, होने चाहिए, इसके बगैर गुजारा किसी सूरत भी नहीं है। नंबर 2, इक्विटी लॉ क्या है? इक्विटी लॉ जो है ये आम लॉ चूंकि रिजिड होता है, आम लॉ सख्त होता है, हार्डियस होता है, इसके अंदर फिर हार्डनेस और एज को खत्म करते हुए, एज को खत्म करते हुए, आप स्टिफनेस को खत्म करते हुए इसके अंदर बेहतरी लाती हैं वो, जिसमें दरमियान में मॉरल वैल्यूज जो हैं वो रिफाइन की जाती हैं। उन मॉरल वैल्यूज को रिफाइन करने के बाद आप क्या करते हैं, उन मॉरल वैल्यूज को आप सबको सेट करते हैं, और सेट करने के बाद आप देखते हैं कि जनाब ये चीज़ यहाँ तब्दील होने की गुंजाइश है, ये चीज़ यहाँ तब्दील होने की गुंजाइश है। तो इक्विटी लॉ जो है वो सारे का सारा इसकी हेल्प करता है, इस सारे की हेल्प करता है, ये रिफाइंड फॉर्म में लॉ। अच्छा जी, इसके बाद ये हेल्पर है, ये गुंजाइश निकालता है। नंबर 3, स्टैचू लॉ। स्टैचू लॉ कौन सा होता है? जो जिसे पार्लियामेंट पास करती है। सब्सटेंसिव लॉ, सब्सटेंसिव लॉ जो है ये रूल्स एंड रेगुलेशन पार्टीज के डिफाइन करते हैं। इस वक्त मैं आपके साथ ये एनोटेट करूंगा यहाँ से, रेड के साथ, रेड के साथ ये है सब्सटेंस, ये मैंने किया। कोई और बंदा किसी सूरत जुर्रत करने के बारे में सोचे भी ना। अच्छा जी, ये सारे का सारा सब्सटेंसिव लॉ है। इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, हो सकता है आवाज़ कुछ लिए आपके लिए प्रॉब्लम करेगा, ये कि ये चीज़ आपने देखनी है। बात को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। इसके बाद हमारे पास क्या पोजीशन है? हमारे पास पोजीशन है जनाब के हम इसको कैसे हैंडल करें। तो जो डिसीजन कोर्ट्स के होंगे उसके मुताबिक ये सारा काम किया जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आता है हमारे पास जी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और प्रोसीजर हमारे सारे के सारे, 1-2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रुकी थी, वो नेट का प्रॉब्लम आ रहा है मेरे, आपके यहाँ भी होगा, मेरे यहाँ भी है, बहरहाल ये अनबे उसके लिए कुछ बाद में देखते हैं। प्रोसीजरल लॉ इज द बॉडी रूल्स गवर्निंग एंड प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। जो FDA वगैरह कानून बनाते हैं, पीसफुल कॉरपोरेशन वगैरह कानून बनाते हैं, क्लब्स वगैरह कानून बनाते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर एंटर होने के लिए लॉ हैं, जो SOPs आप बनाते हैं, वो सारे के सारे
इनको प्रोसीजरल लॉ के ज़िम्मे में या जो गवर्नमेंट ने कानून बनाए सारे के सारे प्रोसीजरल लॉ के तहत देखा जाता है। इसके बाद आता है प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ क्या होता है? प्राइवेट लॉ इज द बॉडी ऑफ रूल डीलिंग विद प्राइवेट पर्सन एंड देयर प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप। है या टाउन ने कानून बना दिया या जनाब किसी और कॉलोनी ने कानून बना दिया या सिटी हाउसिंग ने कोई लॉज बना दिए, ये सारे प्राइवेट लॉज के जिम्मे में होते हैं। पब्लिक लॉ क्या होता है? पब्लिक लॉ जो होता है ये गवर्नमेंट और प्राइवेट लोगों से डील करने के लिए जो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाती है उसको हम पब्लिक लॉ कहते हैं। Public law, the body of law dealing with the relations, private, individual and the government and with the structure and operation of government itself. Constitutional law, criminal law, administrative law, ये सारे का सारा पब्लिक लॉ के तहत होता है। क्रिमिनल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रेम किया। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला हिस्सा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का 1973 का और इसके अंदर ये अमेंडमेंट्स। दूसरा क्या है? बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में। आर्टिकल 6 क्या है? जो बगावत करे। आर्टिकल 58 क्या है? असेंबली तोड़ने के बारे में। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्या है? 240 क्या है? किसी और जो कॉन्स्टिट्यूशन की दफात होती हैं वो आर्टिकल कहलाती हैं। दोबारा समझा दूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो दफात होगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? आर्टिकल्स कहलाएंगी। क्रिमिनल लॉज जो ये बाकी जितने भी लॉज हैं उसके सारे के सारे क्लासेस जो हैं जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो कहलाएंगी सेक्शंस कहलाएंगी। मैं कहता हूँ आर्टिकल तो आपका ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन, मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन तो आपका ध्यान आर्टिकल की तरफ। तो ये आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन में शराइत तय की गई हैं। अच्छा जी, क्रिमिनल लॉ क्या होता है? जो क्राइम से रिलेटेड, ऑफेंसेस से रिलेटेड, उनकी सजाओं से रिलेटेड सारे का सारा मामला है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तय किया गया है कि जनाब क्रिमिनल लॉ मुल्क के स्टेट के अंदर ऑफेंसेस और उनकी पनिशमेंट्स के लिए यूज होगा और इसके लिए एक अलग से वो केस को कहते हैं CRPC। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नाम से जाहिर है कि इसमें CPC और दीगर सारी एडमिनिस्ट्रेटिव के मामला डील करने के लिए जो कवानीन होंगे। नंबर 3 है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, द लॉ गवर्निंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज। अच्छा जी, कमिश्नर ने क्या काम करना है, DC ने क्या काम करना है, सूबाई असेंबली ने क्या काम करना है, गवर्नर हाउस ने क्या काम करना है, सेक्रेटरी एजुकेशन ने क्या काम करना है, डिप्टी कमिश्नर की पावर क्या होंगी, असिस्टेंट कमिश्नर की पावर्स क्या होंगी। ये सारी की सारी बातें आपने यहाँ पर देखनी है और सारा मामला यहाँ पर आपने तय करना है। इसके बाद आता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ की तरफ चलते हैं। क्रिमिनल लॉ जो है वो स्टेट लॉ है और इन स्टेट लॉ जो होता है ये डिफाइन करता है ऑफेंसेस। यहाँ से इस वक्त मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। ऑफेंसेस के अगेंस्ट जो सोसाइटी के खिलाफ आप करते हैं, relating to suspect and investigated, charge, tried, the established punishment of convicted offender. Convicted मतलब सजा याफ्ता, offender mean मुजरम, suspect mean मशकूक, investigation का मतलब है हदायत, charge का मतलब है फर्द जुर्म आयद करना। आज उन्होंने जरदारी पे फर्द जुर्म आयद करनी है। जो गाड़ियाँ मुल्क को तोहफे में मिली थी तोशा खाने में रखी जाती हैं, तोशा खाने से वो गाड़ियाँ तोहफे में नवाज शरीफ को दे दी। मरियम नवाज शरीफ बुलेट प्रूफ गाड़ी में चौड़ी होकर बैठी हुई थी और जा रही थी। उन्होंने मोटरवे पे रोक के उतारी नीचे। उन्होंने कहा जनाब ये बुलेट प्रूफ गाड़ी कहाँ से तेरे पास आई? उसे पता चला जी ये जरदारी ने जब वो वजीर आजम सदर था तो नवाज शरीफ को तोहफे में दी थी और नवाज शरीफ ने जनाब वो तोहफे की गाड़ी वसूल करके उसके अंदर खुद भी नहीं इस्तेमाल कर रहा, अपनी लौंडिया को बिठाया हुआ है। पैसा किसका? आपका और मेरा। पैसा किसका? लोगों का। पैसा किसका? आवाम का। और मौजे कर रही है मरियम नवाज और उसके लौंडे लौंडियाँ। उसके लौंडे लौंडियाँ वहां पर जनाब वो मरियम नवाज के उसके अंदर बुलेट प्रूफ गाड़ियों में जा रही है, पीछे टू टू टाटा करते हूटर। अब जनाब जब ये टू टू टाटा करते हूटर हैं तो पैसा किसका? आपका और मेरा। तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमें तो उन्होंने बरेली पे लगाया हुआ है। शेर एक बार फिर हम यही बढ़ के मारी जा रही है। भट्टो के नारे बजणगे या बिलावल के नारे बजणगे। वो अब उसको शर्म भी नहीं आती इन लोगों को, खासतौर पे बिलावल को, कि वो किस तरह के बयान दे रहा है।
आम बंदे को गुस्सा आ जाता है, उसको तकरीर लिखकर कोई देने वाला, वो उर्दू पढ़ नहीं सकता, सिंधी पढ़ नहीं सकता। वो एक बंदा बच्चों के साथ ज्यादती में इन्वॉल्व था, सिंध का वो मास्टर है, वो इसका बिलावल का तालीक रहा है, टीचर रहा है, 6 महीने इसको भी सिंधी पढ़ाता रहा है। इसको रोमन में लिख कर देते हैं, रोमन में लिखकर, तो ये रोमन्स को फिर उर्दू में कन्वर्ट करता है, क्योंकि ये इसका भी और इसकी माँ का भी प्रॉब्लम था कि ये उर्दू पढ़ नहीं सकते। ऑक्सफोर्ड में उर्दू पढ़ाई नहीं जाती, ना वो वहाँ पढ़ा। तो ये मैं वो स्कूल में गया दुबई में जहाँ से ये पढ़ा हुआ और इसकी बहनें पढ़ी हुई हैं, तो वहाँ पर जो अरब खलीफा थे राशिद मखदूम वगैरह, उनके बच्चे तो चलो गाड़ियों में, सोने की गाड़ियों में समझ आए तो आए, ये वहाँ पर किसके पैसे पे पढ़ रहा था जनाब? पैसा सारा लूटा हुआ हमारा है। उन स्कूलों की 25-25 हजार डॉलर महीने की फीस है। वहां मैं गया हूँ, उस इलाके को कहते हैं कैलेप एम्पायर, उस इलाके में मैं गया हूँ। उससे आगे शुरू हो जाता है वो पाम सिटी। आप ऊपर जहाज की नीचे से देखें तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने सोने का हाथ समुद्र के ऊपर रखा हुआ। इतने प्यारे घर है वहाँ पर। उसी गली में वहाँ है उसका घर जो है शाहरुख खान, उसी गली में जनाब बेनज़ीर भुट्टो का घर है। अब इन्होंने पूरे के पूरे जजीरे अजमान खरीद लिया, पूरे का पूरा अजमान खरीद लिया। वहाँ पर छोटे छोटे जजीरे हैं, समुद्र जजीरों घरों के अंदर आता है। तो वहाँ पर जनाब वो सारा समुद्र इन्होंने खरीद लिया। 60 के 67 हज़ार मील वो उनका रकबा दुबई का, वो प्राइवेट वो बेच रहे हैं। और वहाँ पर वो लाइफ टाइम नहीं बेचते, वो बेचते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए। और उसकी कम से कम 1 मिलियन अरबिक दिरहम पर फुट जगह है। 1 मिलियन इस वक्त 40-45 का वो दिरहम है, आप मल्टीप्लाई करने 1 मिलियन की, और जगह आएगी 1 फुट। और वो पैसे किसने दिए? पाकिस्तान ने। सारा पैसा पाकिस्तान का है। क्रिमिनल लॉ कमज़ोर कर दिए इन लोगों के ऊपर, अप्लाई नहीं हो रहा है। तो जनाब ये इसी तरह मियाँ साहब है, इस उन्होंने भी सारे का सारा पैसा जो है लौंडे लौंडियों को दे दिया। और वहाँ पर पहले वो यहाँ कह के गए जी मैं तो उस घर को जानता ही नहीं, जिस घर के ऊपर का मुकदमा मेरा बना हुआ है, और जिनसे गया उसी घर के ऊपर बैठा हुआ है, उसी फ्लैटों के अंदर रह रहा है, उसी फ्लैटों के अंदर रह रहा है। और अब इसी तरह इमरान खान के वहाँ फ्लैट हैं, इसकी बहनों के फ्लैट हैं, दुबई में इसकी बहनों के फ्लैट हैं। अब उनसे पूछें कि इस पैसा कहाँ से आया, तो वो जनाब उनके पास कोई मनी ट्रेल ही नहीं, उनके पास कोई मनी ट्रेल ही नहीं है। आगे से पूछते हैं कि जनाब वजीर आज़म ने से पूछा कि बहन से पूछा जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया? पूछना पड़ेगा। अगर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जुम्मे की नमाज के वक्त एक बदू खड़ा होकर कहता है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये बता कि 2 चादरें तेरे पास कहाँ से आई? तो उन्होंने कहा अब्दुल्ला बिन उमर मेरा बेटा जवाब देगा। अब्दुल्ला बिन उमर खड़े हुए, उन्हें कहा मालिक गनीमत में 2 चादरें, एक मेरे से आई, एक मेरे अब्बा जी के से आई, मैंने अपनी चादर अपने अब्बा जी को तोहफे में दे दी, ये 2 चादरें इसलिए पहन के यहाँ खड़े। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुक्म है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। और आपने फरमाया कि उमर, आसमान का हर फरिश्ता तेरी इज्जत करता है और ज़मीन का हर शैतान तुझसे डरता है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर वो कानून के सामने पेश है तो मौला कायनात अली करमल्लाह वजहू, मौला अली इमाम अलैहिस्सलाम खड़े थे और एक यहूदी ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया या कोई इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब ये है, अदालत में पेश हुए। तो अदालत में पेश हुए, यहूदी ने कहा जिन्होंने मुझसे घोड़ा लिया और पैसे नहीं दिए, तो आप अपने बेटे इमाम हसन और हुसैन की वो लेकर आए गवाही। तो काजी वक्त ने ये देखा कि इमाम हसन और हुसैन मौला कायनात के फर्जंद है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलैहिस्सलाम, और जनाब इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दोनों अदालत में गवाही देने गए। काजी ने गवाही कबूल करने से इनकार कर दिया। हुकूमत मौला की थी, अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी, इमाम अली की। काजी ने कहा कि ए अली, उस वक्त खलीफा वक्त है, तेरी बेटों की गवाही तेरे हक में कबूल नहीं। झूठा था वो यहूदी, यहूदी के हक में फैसला हो गया, झूठे के हक में। यहूदी ने जब ये देखा कि इसके तो अपने बेटे की खलीफा की गवाही मेरे काजी ने इनके कबूल नहीं की, तो वो मुसलमान हो गया।
अली अलैहिस्सलाम या अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखी जाना अली के चेहरे को, तो उनकी बेटी ने पूछा कि मेरे वालिद मोहतरम, आप ये बताइए कि आप अली अलैहिस्सलाम के चेहरे को क्यों देखते हैं? तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ मेरी बेटी, रसूल करीम का फरमान है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। तो जब वो सारे के सारे कानून के सामने झुक सकते हैं, हमारे सारे खुलफाए राशिदीन, तो फिर पीछे क्या रह गया? पीछे तो फिर कुछ भी नहीं रहा। तो फिर हर बंदा जो है वो क्रिमिनल लॉ में सर झुकाएगा, सजा याफ्ता लोगों की गवाही कबूल नहीं होगी, जो गिल्टी होंगे वो गवाही कबूल नहीं होगी। मैंने आपको कोई इसलिए बात का तो यहाँ मिसालें ऐसी देता हूँ इस्लाम अपने दीन की, कि ये सारी की सारी मिसालें जो हैं ये बुनियाद बनी हुई हैं हमारे सारे इसकी लॉ की। सिविल लॉ क्या होता है? सिविल लॉ जो होता है ये आम रूटीन के जो डिस्प्यूट है उनको डील करने के लिए सिविल लॉ यूज किया जाता है। आम सिविल लॉ हम यूज करते हैं, आम कानून हम यूज करते हैं। तो अब तो टाइम थोड़ा कम है, मैं दोबारा सारे का सारा रिकैपिचुलेट आपके लिए करता हूँ। रिकैपिचुलेट करते हैं तो पता चलता है आज का हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ लॉ। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्रिमिनल लॉ, फिर उसके बाद इक्विटी लॉ, फिर उसके बाद जनाब स्टैचू लॉ, फिर उसके बाद सब्सटेंसिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ, प्राइवेट लॉ, पब्लिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फिर उसके बाद सिविल लॉ। ये सारी की सारी बातें आज हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। इसका जैसे मैं ये मीटिंग खत्म करूँगा, एक मीटिंग मैंने आप लोगों के साथ और करनी है। इस वक्त 19 स्टूडेंट है, बाकी लोगों को भी आना चाहिए था। GR जो है वो भी बोले ना, लेकिन बाद में मेरी दूसरी मीटिंग में सारे ज्वाइन करेंगे। उसका लिंक भी 1 सेकंड बाद आपको, जब ये मैं मीटिंग क्लोज करूँगा तो आपको 1 सेकंड बाद दूसरा लिंक आ जाएगा, आप वो ऐड होंगे। उसके अंदर मैंने कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। इसको आप डाउनलोड करेंगे, इसको आप सुनेंगे, देखेंगे। आप सब लोगों का शुक्रिया, थैंक यू।